Good morning to students. Today we will discuss about the reproduction. Actually, I have uploaded the same, but there was little bit problem during the uploading of video. Right now we will discussing the reproduction for 10th class. Firstly, beta, you should know what is reproduction. Reproduction के बारे में आपको मैंने बताया था. Reproduction जो है is the process by which organs produce their offsprings of their own kind. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही बॉडी में एक नए ऑर्गन को क्या वजूद में लाते हैं ना, लेकिन अपने जैसे, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. चलो शैल वी स्टार्ट. रिप्रोडक्शन की जो स्लाइड है बेटा, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की. ये हाउ डू रिप्रोड्यूस. अब देखो, फर्स्ट वही तो मैंने बताया ना अभी. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मींस इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय लिविंग ऑर्गन ऑफ देयर ओन काइंड. देखो वही तो मैंने लिखा बेटा, ये भी रिप्रोडक्शन है. ये ओमेगा की बात चल रही है, चिकन की बात चल रही है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स की, ये तो प्लांट्स में. ठीक है. अब देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दैट आर बायोलॉजिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. An individual needs to reproduce to maintain its life, but it is necessary for the existence and continuity of the life if each species. So an organ spends much energy to create more individuals. कल मैंने बताया बेटा, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय लिविंग ऑफ देयर ओन काइंड. वो उन्हीं जैसे होनी चाहिए और वो अपने बॉडी में क्या बहुत एनर्जी यूज करके मच मोर इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ऐसे बताएं बेटा कि हमारे पास जो ये लिविंग ऑर्गन बन गए, ये खुद नहीं बन गए. दे यूज द एनर्जी फॉर प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बताएंगे कंटिन्यूटी करने के लिए, एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए स्पीशीज को एनर्जी की जरूरत है. क्योंकि देखो, अगर हम हमारी बात की जाए ये वाला, तो हमारे पास जो 9 मंथ्स में इस चीज को क्या माँ अपने अंदर रखती है तो एनर्जी यूज हो जाती है. इसको भी क्या हैचिंग करने के लिए एनर्जी यूज है, इसको डिवीजन के लिए यूज हो रहा है, इसको भी मतलब हवाएं और हवा इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके डिवीजन करवा रहा है, प्रोसेस कर रहा है. तो हम ऐसे बताएंगे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे लिविंग ऑर्गन अपने ही जैसे क्या बच्चे को दे, किस लिए? कंटिन्यूटी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस के लिए बताए, या कंटिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ के लिए, और नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस. यहाँ पे रहने के लिए इस दुनिया में उसको क्या चाहिए कि उसको एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए. नाउ वी विल स्टार्ट अनदर स्लाइड बेटा. देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डू ऑर्गन्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. हाँ देखो बेटा, हम अगर यहाँ पे बोलेंगे ना कि क्या एग्जैक्ट कॉपीज इज देयर इज फॉर्मेट ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर सिमिलर वंस. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गन्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. क्या वो अपने ही जैसे होते हैं कि सिमिलर? देखो अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल की बात, कल मैंने की एक वीडियो में, एसेक्सुअल में होते हैं सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, तो उनको क्लून्स कहते हैं. लेकिन हमारे में सेक्सुअल की बात करें, वो तो मॉर्फोलॉजिकली हमारे हाथ जैसे होते हैं, पाँव जैसे होते हैं, लेकिन जेनेटिकली दे आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो वैसे ही बता रहा है कि क्या डू ऑर्गन्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. अब देखो बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज deoxyribonucleic acid. 2 किस्म के हैं, RNA. This is the most important genetic material in our body, and this DNA यहाँ पे नहीं लिखा होगा, DNA है बेटा. इसका जो एक्चुअल 1953 में वाटसन एंड जॉन क्रुक ने उसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिया. और हम यही भी बताते हैं कि जो DNA है बेटा, दिस DNA है एक्चुअली इट इज evolved from RNA. एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों बना, आरएनए क्यों नहीं बना, इसके बारे में आपको 12th में पढ़ना. लेकिन आई विल गिव लिटिल बिट 3-4 पॉइंट्स रिलेटेड टू डीएनए. जो डीएनए है बेटा, डीएनए की बात अगर की जाए, डीएनए इज मच मोर स्टेबल देन आरएनए एंड इट इज नॉट स्ट्रक्चरली, इट इज नॉट डिग्रेडेटेड. मतलब अगर आपका आरएनए है वो मोर रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली ये डिग्रेडेट हो जाता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है. और आरएनए डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जेनेटिक में जो रिएक्टिवलेस है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है.
That's why this DNA acts as a genetic material in all living organisms. At least मैंने आपको बताया genetic makeup जो है all living organisms have at least 99.9% of genetic makeup is same. For example, chimpanzee के साथ हमारा जो genetic makeup है 99.9% हमारे सेम है. तो 0.1% है वो जरूरी है, क्योंकि एक इंसान की क्रिमिनल केस बहुत सारे केस होते हैं उनको या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखने के लिए उसको 0.1% वैरी होना जरूरी है, जिसको हम आपके साइंस में बोलते हैं 10th में भी 12th में जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं बेटा, वेरिएशन में उनकी डिफरेंस हो जाती है, उस दोनों को पढ़ना, हेरिडिटी को पढ़ना या वेरिएशन को पढ़ना, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक्स. एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज गैगरियन मेंडल. ये डीएनए के बारे में बोला, फिर प्रोटीन से, फिर बॉडी डिजाइन. इसका मतलब दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. ये डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन बनते, फिर हमारी बॉडी डिजाइन हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. तो देखो बेटा, क्रोमोसोम्स अगर हम बात करेंगे, क्रोमोसोम में सेल कंटेंट डीएनए, जो भी मैं बता रहा 2-4 मिनट में यहाँ पे डीएनए की बात ही नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया व्हाट एक्चुअली डीएनए. डीएनए के बारे में उतना नहीं लिखा मैंने, क्या बोला, डीएनए इज कॉल्ड. 10th लेवल में ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो अच्छी बात है बेटा. डीएनए जो है इट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. क्यों? यही जिंदगी को बनाने वाला है. डीएनए को फिर आरएनए बन जाता है, फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं, फिर हमारी बॉडी डिजाइन हो जाती है. उसको क्या वो बताते हैं, क्योंकि पहले डीएनए को होता है रेप्लिकेशन, फिर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर होता है ट्रांसलेशन है, ठीक है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, हमारी बॉडी बन जाती है. तो अब हम डीएनए की थोड़ी सी बात करें. एक्चुअली डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना. इट कैन इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन्स दैट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स. अभी मैंने बताया ना, गैगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो डीएनए है ना बेटा, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. आप अब अगर अपने बाप जैसे हो, क्यों हो, इट्स ओनली ड्यू टू डीएनए. डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल. क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैंने बोला सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं. तो देखो, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. यही जो मैंने अभी बताया, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन्स. अब हमारे पास अगर डीएनए है, डीएनए हमारे को क्या बनाता है? डीएनए ही हमारे बॉडी को प्रोटीन्स को बनाने में इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, different proteins will be made. It uses the change in body DNA. Therefore, creation of DNA copy is the basic event in reproduction. वो creation of DNA copy is the basic event in reproduction. 12th में जब आप देखोगे बेटा, हम DNA जब पढ़ते हैं, if there is single base मतलब base pair में single mutation हो जाएगा, तो it is not good for our body. For example, अगर single base हमारे पास ग्लाइसिन टू वैलिन हो रहा है या ग्लाइकोमेटिक टू वैलिन हो जाता है, हमारे पास एक डिजीज होती है हीमोफीलिया. ठीक है, वो सिंगल बेस आपको मतलब प्यूरिन्स एंड पायरिडीन्स, उनका एक सिंगल बेस निकल गया, मतलब GC गवानीन साइटोसिन निकल गया या एडेनिन थायमिन निकल गया. वो सिंगल बेस अगर निकल गया, वो हमारे इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी है. इट क्रिएट्स द जेनेटिक डिसऑर्डर. सेम केस यहाँ पे बता रहे हैं, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन. इफ द इंफॉर्मेशन चेंजेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड. ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन अगर चेंज किया जाए, डिफरेंट प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन अगर डिलीट हो जाए, इफ देयर इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ दीज information units are in the form of genetic code. These genetic code in the form of base pairs, adenine है, guanine है, thymine है, uracil है, cytosine है. These must be present in triplet. If there is the loss or that means loss means deletion or insertion, only single pair, it cause genetic disorder. वो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए क्या है? डीएनए इंफॉर्मेशन को खुद चेंज कर रहा है, लॉस नहीं कर रहा है. देयर इज नो डिलीशन, देयर इज नो इंसर्शन. तो इसके लिए प्रोटीन बना रहा है कौन? डीएनए. वो क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी इज बेसिक इवेंट इन वो रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए का कॉपी होना, वो इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन. दैट मींस इफ यू वांट टू रिप्रोड्यूस योर offsprings, your DNA must be copied in a good manner.
so that there is production of proteins. Otherwise, if there is change that means mutation. If there is mutation, if there is loss, insertion, deletion of only a single base pair, it creates a genetic disorder. That was about the organs create exact copies of themselves. ये तो DNA सेपरेट आप याद रखो बेटा, यहाँ पे ये रखो, ये प्रोटीन्स है, ये बॉडी डिजाइन. अब आप हम आगे चलेंगे और देखो क्या बोल रहा है. Do organ create exact copies of themselves? क्या वो exact copies बना रहे? यही देखो जो अभी मैं बोल रहा हूँ, DNA कॉपी हो गई. ये guanine, thymine, adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine, thymine. This is the double-stranded DNA. किसने दे दिया था? जो मैंने बोला क्रुक एंड जॉन वाट्स 1953 में. डबल स्ट्रैंड का मतलब देखो, ये हेलिक्स फॉर्म है, एक सीडी जैसे है. तो ये किसका बना होता है डीएनए? मतलब इसमें होते हैं बेस पेयर्स, जो भी मैंने बताया, प्यूरिन्स एंड पायरेथ्रिन्स. अब ये बता रहा है क्या एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है. देखो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब देखो ये वाला और ये देते हैं, ठीक है, ये भी देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी दे रहे हैं ना. देखो ये और ये वो है कि देखो अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब देखो, यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे. इसका मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन. वो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट. जो मैंने अभी बताया 99% ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज सेम. 99.9% इज सेम. 0.1% दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. हाँ देखो बेटा, यहाँ से कैरेक्टर्स पास ऑन हो गए, दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी. Heredity means transmission of characters from parents to offspring. But there is little bit, 0.1% difference in that genome. We call that variation. That's called variation. और heredity को पढ़ना, that's called genetics. That's called genetics. अब देखो, a reproducing cell creates 2 DNA copies and additional cellular approach. Then they separate and the cell division into 2. In each process of DNA copying, some variations are created. As a result, DNA copies will be similar but not identical the original. देखो बेटा, if a large variation occurs, the new DNA copies may not work with the cellular appearance, so the newborn will die. If variations are mild, cells are survival. Variation during reproduction is the basic for evolution. वो तो कल मैंने बताया बेटा. हम ये बता रहे हैं कि DNA जो है, DNA must be similar. DNA must be, but not identical to the original. आइडेंटिकल का मतलब है बेटा 99.9% DNA should be the same to their original one, but it should not be identical. आइडेंटिकल का मतलब है बेटा, अगर आपने एक कॉपी लाई, कॉपी पे आपने A भी लिखा, A भी आपने Z तक एक कॉपी लिखा, दूसरी कॉपी भी A to Z लिखा. जब A से लेकर Z तक आपने अल्फाबेट लिखा, एक कॉपी दूसरी भी, वो एक कॉपी पे A to Z था, दूसरी कॉपी A to Z. That means they are similar as well as they are identical. Similar और identical में डिफरेंस देखो. एक कॉपी आपने लाई, उसपे A से लेकर Z तक आपने अल्फाबेट लिखे, दूसरी कॉपी भी लाई, उसमें भी ऐसा लिखा A to Z. At that time we called, if this copy is a kind of DNA and this is formed another DNA, these DNAs are similar as well as identical. अब identical और similar को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपने कॉपी लाई, उसमें आपने 25 अल्फाबेट्स लिखा, 20 अल्फाबेट्स लिखे और Z भी लिखा, एक कॉपी, दूसरी कॉपी भी Z लिखा, लेकिन Z की जो लिखने का तरीका आपने थोड़ा सा उल्टा किया. वो देखो, वो तो सिमिलर है, 99% सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि आपने जो Z वाली है, लास्ट जो अल्फाबेट है, आपने उसको वेरिएशन दिखाई थोड़ी बहुत, उसका जो शेप है, लिखने का तरीका है, साइज है, आपने वो वेरिएट किया. वो सिमिलर और आइडेंटिकल में यही डिफरेंस है कि पहला वाला ओरिजिनल से वो सेम टू सेम नहीं होना चाहिए है. वो अगर दूसरे सेम टू सेम 99% होना चाहिए, लेकिन एक 0.1% वेरी होना चाहिए. दैट कॉज इवोल्यूशन. देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अमीबा है, अमीबा क्या कर रही है? अमीबा आपको सिमिलर ऑर्गन्स देते हैं, उनको कुलून्स बोलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वो अपना लार्वा देता है फॉर एग्जांपल, वो देखो वो उसका कुलून नहीं है ना. हम तो कुलून्स नहीं है ना. कुलून्स मींस व्हेन अ लिविंग ऑर्गन या ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर या मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. वो हमें कुलून्स जो है ना, कुलून्स
जब वो अपने ही बाप जैसे होंगे, उन्होंने इवोल्यूशन में कुछ तो रोल अदा नहीं किया ना। वो हम ये बता सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैव एनी रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मींस gradual change from time to time leads to speciation. Speciation means species को बनाना। कौन बना रहा है बेटा? टाइम टू टाइम वेरिएशन आना। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम टू टाइम वेरिएशन आ रही है और एक नया लिविंग ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है। वो हमारे अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव मच मोर रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मींस कि आराम से ग्रेजुअल चेंज होना, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक वेरिएशन होना, फिर तो हमारे पास नई स्पीसीज बन जाते हैं। 12th में पढ़ोगे आप, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ोगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ोगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ोगे। डाइवर्जेंट का मतलब बहुत सारे डाइवर्ट हो गए, फिर उन्होंने अपने इवोल्यूशन दिखाए। कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारे किसी दुनिया से आ गए, किसी कंट्री से आ गए, एक कंट्री में एक जगह पे ठहर गए, तो दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट। एडाप्टिव का मतलब है बेटा, यहाँ पे नहीं, एडाप्टिव का मतलब हम अगर बताएंगे सिंपल में, एडाप्टिव का मतलब वो एडाप्टेशन दिखा के उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करके एक इवोल्यूशन, एक नई स्पीशीज को क्रिएट किया। अब देखो बेटा, इफ वेरिएशन आर माइल्ड, वेरिएशन जो होना चाहिए लेकिन वो तो माइल्ड होना चाहिए। अगर वो वेरिएशन लार्ज होगी, वेरिएशन मतलब अगर 99% से 100% मतलब 50% वेरिएशन आ गई डीएनए में, उस वक्त हमारे जो न्यू बॉर्न है वो डाई हो सकता है या जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए। वेरिएशन होनी चाहिए माइल्ड, माइल्ड का मतलब लिटिल बिट होना चाहिए, और सेल्स उस वक्त सर्वाइव करते हैं, और वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बेस ऑफ इवोल्यूशन। नए डिस्क पे जाए बेटा, यहाँ पे दिखा रहा है डू ऑर्गन क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। बिल्कुल जो भी मैं बता रहा, क्या लिविंग ऑर्गन अपने ही जैसे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन अभी मैंने बताया, वेरिएशन जो है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मल बैक्टीरिया वेरेंट हीट देके टेंपरेचर इंक्रीज, जब टेंपरेचर इंक्रीज गया नया एक बैक्टीरिया बन गया, है ना। ये नॉर्मल था, ये देखो कैसा हो गया। Consistent DNA copying material body design, it helps the body to use a particular need. So reproduction linked to the stability of the population. तो reproduction जो है बेटा, it is important to have a stability in space. अगर species बन रहा है उसमें stability होनी चाहिए। stability का मतलब वो तो किसी चीज के साथ react न हो जाए तो die हो जाए। stability means to remain in a good condition during the lifespan. लाइफस्पैन में उसका रहना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अभी एक लिविंग ऑर्गन यहाँ पे क्रिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसने जब ही वो इस एनवायरनमेंट में आया, उसने दूसरे किसी चीज के साथ, किसी लिविंग के साथ रिएक्ट करके वो मर गया, डाई हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस रिप्रोडक्शन जो है वो तो लिंक है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन से, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने वो स्पीशीज है, उनकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। So however niche can change due to many reasons, for example change in temperature and water level. Consistent DNA copying materials body design, it helps the organ to use a particular niche. Niche का मतलब एक ऑर्गन का फंक्शन रोल होना चाहिए, एक ऑर्गन का फंक्शन रोल होना चाहिए। तो नीच चेंज में हो सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वाटर लेवल की बात करें, मीटराइट हिट्स की बात करें। मीटराइट्स फ्रॉम द स्काई यूनिवर्स से आ रहे हैं ना, उनको हिट करके वो चेंज हो सकते हैं, या वाटर लेवल ज्यादा हो गई या कम हो गई उससे नीच चेंज हो सकती है। टेम्परेचर की वजह से जो हमने यहाँ पे बताया, देखो नॉर्मल बैक्टीरिया वेरेंट हीट रेजिस्टेंट है, लेकिन इसको हीट दिया जाए तो कुछ होने वाला नहीं। If a niche is drastically altered, the population not suited to niche is wiped out. Individuals having variations may be survived. Example, consider bacteria population in temperature waters. अब देखो सिंपल बताएंगे ऐसे कि कभी कभार niche can tolerate the heat resistance. At that time, there is no wiping, there is no loss of species. Species जरूरी होना चाहिए क्या बेटा? अगर niche drastically altered हो गया, मतलब within seconds वो क्या हो गया? Altered हो गया। उस वक्त आप ये बता सकते हो कि जो भी स्पीशीज है वो वाइप हो जाएगी इस दुनिया से। वो नीच शुड हैव अ टॉलरेट रेंज, नीच शुड हैव अ टॉलरेट रेंज। वो आप 12th में पढ़ोगे, उसके उस नीच को कैसे आप टॉलरेट बताओगे। उसमें आते हैं कॉन्फॉर्मर्स आते हैं, रेगुलेटर्स आते हैं, माइग्रेटर्स आते हैं, सस्पेंडर्स। फॉर एग्जांपल अब देखो आपका एक नीच है, फॉर एग्जांपल आपका एक बियर है। बियर विंटर में क्या करता है अपने आप को, उसने कोल्ड से बचने के लिए उसने हाइबरनेट किया। 6 मंथ्स तक वो क्या रहता है, अपने डेन में रहता है, मतलब नीचे रहता है। क्यों? वो एक नीच है। दे शो द टॉलरेट टू द कोल्डनेस बाय बर्निंग हिज
फैट इनसाइड, वो उसने अपने फैट ही को जला के अपने आप को टॉलरेट किया। वो इफ द नीचेस आर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर नीचेस या स्पीशीज को ड्रास्टिकली अल्टर्ड किया जाए उस वक्त हमारी जो स्पीशीज है वो इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो देखो, कंसीडर बैक्टीरिया पॉपुलेशन टेम्परेचर वाटर, इफ द वाटर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग most of the bacteria die, but the few variant resistant to heat. Variation is thus useful for several species. Variation भी जरूरी है, यही तो मैंने बताया। देखो बेटा, मैंने नॉर्मल बैक्टीरिया की बात की, उसके बाद मैंने बोला वेरिएंट हीट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर इज इंक्रीज। इस बैक्टीरिया को जब हीट, मतलब इस नॉर्मल बैक्टीरिया जो है, तो उसको जब हमने हीट दे दी तो ये जो है ना, ये रेड कलर, ये तो बच गई उस हीट से और ये डाई हो गई। अब इनके पास वेरिएशन नहीं है, वो जिस हिसाब से इस दुनिया में आ रहे हैं उसी हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन जो ये है उन्होंने टॉलरेट दिखाया टेम्परेचर को, इसीलिए वो बच गए ना। वो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन। वो फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया की बात करी, बैक्टीरिया को क्या करो, उसको एक टेम्परेट वाटर में रखो, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे जाओ, या ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उससे जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो तो डाई हो गए ना, लेकिन कुछ फ्यू जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो तो बच गए ना। इसीलिए वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ लास्टली हम ये बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज नो वेरिएशन the species will die. Example, if you have 100 bacteria and after two types of bacteria, one is in blue color, one is red color. The blue colored bacteria, when we increase the temperature to both these bacteria, the blue colored will die suddenly. Why? Because they do not show variation, they do not show tolerate to their ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर। लेकिन जो ये है उन्होंने टेम्परेचर को अपने अंदर टॉलरेट किया और वो बच गए। क्यों टॉलरेट किया? क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट अपने आप को किया, उन्होंने पहले ही से उन बैक्टीरिया टाइप्स ने अपने आप अंदर एक वेरिएशन दिखाई। जब वो मतलब इस दुनिया में आ गए, एक जनरेशन आ गई, दूसरी जनरेशन ने कुछ वेरिएशन दिखाई ड्यू टू एनवायरनमेंट के साथ, एक एलर्जी टाइप दिखाई। उस हिसाब से अगर उनको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है वो डाई नहीं हो रहे, लेकिन जो ये बिलो है वो सारे मर गए क्योंकि उन्होंने वेरिएशन नहीं दिखाए। वो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन, या हम बताएंगे मतलब स्पीशीज के लिए सर्वाइवल के लिए वेरिएशन होना जरूरी है। तो आगे जाइए बेटा। अब देखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला कल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, one is called sexual, one is called asexual. अगर हम asexual की बात करें, there is need of only one parent, there is need of only one parent. In case of sexual there is need of two parents. अब हम देखेंगे जब टू पेरेंट्स की बात चली जाएगी, वो हम हैं मेल एंड फीमेल, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ब्लास्टुला, मोरुला है, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है, सारा मटेरियल होके फर्टिलाइजेशन से लेकर हमारे गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, पार्चुलेशन हो जाती है, ये सारा जो सिस्टम है वो होता है सेक्सुअल में। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें, सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल ऑर्गन अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सिंपली हमने कल भी बताया बेटा कि मैंने उसमें अच्छे से आपको बताया फिशन के बारे में, अमीबा के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड लेके आया कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाए, वरना वो जो मैं टॉपिक है दैट इज टू मच एनफ एंड इट इज टू मच नॉलेजेबल, वो तो बहुत अच्छा नॉलेजेबल है। अब देखो the modes reproduction by various forms depending on their body design. Creation of new generation is from a single individual is called sexual. यहाँ पे इसने लिखा creation of new, ये जरूरी नहीं है। देखो क्रिएशन हमारे पास क्रिएट करना, हाँ सही है, क्रिएट और प्रोडक्शन में फर्क है। वो प्रोड्यूस करते हैं ना, हम दूसरा दे रहे हैं, ये क्रिएट करते हैं अपने ही बॉडी में, दूसरा को बनाते हैं। वो क्रिएशन ऑफ ए न्यू जनरेशन इज फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल। वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल देखो कितने हैं, एक तो फिशन है, अमीबा की फ्रैगमेंट, स्पायरोगोरा, रिजेनरेशन हम प्लेन एरिया, यहाँ पे नहीं लिखा है बडिंग, हाइड्रा में, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, पोटैटो, सुपर फॉर्मेशन में किसमें हमने एग्जांपल दे दी राइजोबिया। तो देखो ये हम अमीबा की बात करेंगे अभी, ये हम स्पायरोगोरा इसमें प्रोटीन रिच होता है फिशेस के लिए। ये है प्लेन एरिया, क्या है प्लेन एरिया, ये अपने आपको डिवाइड करता है। ये बर्ड्स निकल गई, यहाँ ऐसे है बहुत है, लेकिन अब आगे हम दिखाएंगे अच्छे से वेजिटेटिव प्रोटीन, सुपर फॉर्मेशन। अब आगे देखेंगे और एक स्लाइड देखना चाहते हैं। देखो अब हम
एसेक्सुअल की बात करें, किसमें? बाइनरी फिशन, जो मैंने कल दिखाया। देखो फिशन को मैंने बोला, फिशन इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू इक्वल हाल्व्स। अभी हम ये नहीं बताएंगे इनटू टू हाल्व्स, क्योंकि बाइनरी फिशन आने वाला है। बाइनरी फिशन इन अमीबा, देखो अमीबा सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ी कंस्ट्रिक्ट होगी, मतलब थोड़ी लॉन्ग होगी, फिर ये न्यूक्लियस इसमें देखो, अब ये न्यूक्लियस जब लॉन्ग होगी, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, ठीक है, ये बाकी बाकी मीडियम, वो देखो बेटा ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ी लंबी हो गई इसमें बाइनरी फिशन में, अब लंबी होने के बाद ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, ये एक बबल है, अब देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस आया, थोड़ा सा यहाँ से आ गया, अब यहाँ थोड़ा भी, अब यहाँ से कट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये मैच्योर अमीबा हो गई। किसमें? अब देखो एक अमीबा ने टू काइंड्स ऑफ अमीबा दे दिया, टू दे दी, टू इंडिविजुअल्स। जब फिशन में, फिशन का मतलब ब्रेकडाउन होना बॉडी, जब बॉडी इंडिविजुअल की बॉडी टू इक्वल हालत में डिवाइड हो जाएगी, नए इंडिविजुअल देंगे, उसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। वो है मल्टीपल फिशन, जो मैंने कल प्लाज्मोडियम के बारे में बताया। बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया, क्या है? लेशमेनिया। देखो लेशमेनिया क्या कर रही है, लेशमेनिया एक दो, हमारे पास इस न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस बन गई, फिर दो न्यूक्लियस यहाँ पे मतलब फ्लैजिला इंक्रीज हो रहा है, फिर देखो ये यहाँ पे ये अपने इस फ्लैजिलम को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से इसकी आंखें भी दो दो बन गई, अब यहाँ से अब डिवीजन हो जाएगा, जब डिवीजन हो गया लेशमेनिया नहीं बन गई, कहाँ से बन गई? बाइनरी फिशन से। तो बाइनरी फिशन इज इंपॉर्टेंट, बाइनरी फिशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अमीबा। मैंने कल बोला इट इज इमॉर्टल, ये मर ही नहीं जाते, क्योंकि ये अपने आप के बॉडी का कोई रेजिड्यू फेंकता नहीं है ना, कौन? अमीबा। मल्टीपल फिशन मैंने प्लाज्मोडियम कल बोला, अच्छे से वीडियो में बताया, और प्लाज्मोडियम में मैंने बोला, फिर मलेरिया के बारे में बोला, मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिल, इट इज ओनली अ वेक्टर। फिर मैंने प्लाज्मोडियम जो बोला वो इट इज अ काइंड ऑफ मैक्रो, मैक्रो मींस इट इज अ प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है, Plasmodium is a kind of protozoa. It causes the malaria, and malaria is not caused by female animal. It is only a vector. Vector means एक गाड़ी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है। सेम केस इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है? फीमेल एनाफिल। फिर आई हैव गिव द रीजन व्हाई नॉट अ मेल एनाफिल या मेल मस्किटो, व्हाई ओनली फीमेल। आई टोल्ड यू दैट द फीमेल एनाफिल नीड्स hemoglobin for hatching of their eggs. In order to when they bite we people, they take out little bit amount of a blood, and with blood we have the hemoglobin and it carries its function. It does its function. कैसे? जब हमें बाइट करते हैं ना वो मस्किटो, वो खून लेके अमीबा लेके अपने एग्स को भी बचाते हैं और हमें इन्फेक्शन भी दे के जाते हैं। दो काम करते हैं, एक तो उसने प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में डाला और अपना काम भी जाके, कोई हमारे नुकसान ही हो जा रहे हैं, लेकिन उसको हम डिजीज करेंगे यहाँ पे कैसा हो रहा है बेटा, तो फिशन कैसे हो रही है और मल्टीपल फिशन कैसे हो। देखो प्लाज्मोडियम इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर टू फॉर्म मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया का यही है ना, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो अभी मैंने बोला बाइनरी फिशन मींस, बाइनरी फिशन का मतलब क्या है बेटा? व्हेन द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्व्स। और मल्टीपल मींस कि व्हेन न्यूक्लियस हैज given many organisms, just like this example, this is the nucleus, this whole are nucleus, है ना? किसमें है ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम is a kind of protozoa. Protozoa means कि kind of macro, macro means those organisms which cannot see with eyes but can see with the help of microscope. अब हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है बेटा, प्लाज्मोडियम ने छोटे छोटे न्यूक्लियस को, अब देखो मैंने कल बोला सिस्ट बोला था, CYST, इसमें तो अपने आप को सिस्ट किया ना। क्यों सिस्ट किया? बिकॉज देयर इज कमिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब हीट ज्यादा बढ़ गई, मतलब कभी कभार ज्यादा बारिश पड़ गई, उस चीज से बचने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, प्लाज्मोडियम रैप्स ऑल द न्यूक्लियस इनसाइड अ सिस्ट, इनसाइड अ, when there is coming of favorable condition, just like the moderate temperature, they break down the cyst and there is production of many plasmodium, and this kind of reproduction is called multiple fission. देखा बेटा? अब आगे जाए, अब देखो बाइनरी फिशन। फिर मैंने ज्यादा से एक्सप्लेन किया, वो तो वही था, अगर किसी को और चाहिए थोड़ा सा। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फिशन। बाइनरी फिशन मतलब क्या है? In this parent cell divided into two daughter cells, जो बता अमीबा लेशमेनिया, अमीबा बाइनरी फिशन takes place in any plan, यहाँ से यहाँ, वो देखो इसका कोई शेप यहाँ से भी जा सकता, यहाँ से भी जा सकता, यहाँ से भी यहाँ कहीं भी जा सकता है, इसको कोई प्लान होगा ये करेंगे। Some unicellular organelles have complex body, एग्लूटिन है,
cause Kala-Azar disease है whip-like structure here binary field occurs in relation to this structure सही है साहब। कोई इसमें कहीं पे भी डिवाइड हो सकता है, मतलब ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी कहीं से भी। और ये लेशमिने के बाद जो बाइनरी फिजन और इन दिस सम सिंगल सेल ऑर्गन डिवाइड इनटू मेनी रॉड सेल एग्जांपल प्लाज्मा। और देखो ये यूनिसेलुलर सेल है, सिंगल सेल डिवाइड होके प्लाज्मा मलेरिया जो मैंने अभी बताया वो मल्टीपल फिजन इसमें है। मल्टीपल फिजन मैनी प्लाज्मा बनते हैं तो फिर ये मलेरिया करते हैं, लेकिन उसको हमारी बॉडी तक लाने के लिए हमें फीमेल एनाफिल मदद करते हैं, मतलब मस्किटो, लेकिन फीमेल वो मैंने बताया आपको। तो देखो अब आपको पता होना चाहिए बाइनरी फिजन उमेमा भी होती है, लेशमिने भी होते हैं जो काला-आजार करती है। और हमारे पास जो मल्टीपल फिजन वो किसमें है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है। और कैसे हो जाता है, ये सिंगल सेल ऑर्गन डिवाइडेड इनटू मेनी डॉट, तो बहुत सारे डॉट सेल बन गई और इसमें डिवाइड होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, फिर दो ऑर्गन बन जाते हैं। तो आगे जाए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है फ्रेगमेंटेशन। ये भी मैंने बताया आपको, दिखाया क्लास में भी मैंने दिखाया। अब यहाँ पे थोड़ा किसी ने नहीं लिखा हुआ क्लास में, क्योंकि आपको एग्जाम आने वाले हैं बेटा। तो न्यूक्लियस सेप्टम और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट का मतलब इट हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, और स्पाइरल का मतलब मींस के लेटरल लाइन इन अ स्प्रिंग लाइक शेप, और सेप्टम मींस वेयर द डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियस को डिवाइड होना। देखो अब देखो यहाँ पे ये सेप्टम में डिवाइड हो गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, लेकिन इसमें न्यूक्लियस भी आ गया, इसमें भी न्यूक्लियस है ना। अब देखो इन दिस एन ऑर्गन सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीस फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स बन गए एंड दे ग्रो इनटू न्यू इन द एग्जांपल स्पायर वगैरह ग्रीनिश फिलामेंट्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर सीन इन पॉन्ड और लेक में जो आप ये देख रहे हैं ये दीस आर मल्टीसेलुलर, इसमें मेनी न्यूक्लियस होते हैं। All multicellular organisms cannot simply divide cell by cell because the cells are organelles as a tissue and organelles. Here, different cell types perform different functions. So, a reproduction also performed by specific cell types. It can grow, proliferate, and make other cells. देखो यहाँ पे क्या, all multicellular cannot simply divide cell by cell because the cell में cell ही नहीं, इसका ये nucleus है, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। जब ये हो गया या मल्टीसेलुलर में बहुत सारे न्यूक्लियस है, आधा हिस्सा ऊपर हो गया, आधे नीचे, तो ये एक नया लिविंग ऑर्गन बन गया। एक ही ऑर्गन ने बहुत सारे ऑर्गन को वजूद में लाया फ्रैगमेंट से। लेकिन फ्रैगमेंट्स का मतलब देखो ये पेन है, इस पेन को मैं, ये एक स्पाइरल हो रहा है, इसको मैं कट करके डालूंगा और अगर ये पेन और एक नया पेन बन जाएगा, वो इस फ्रैगमेंट ने एक स्मॉल पीस से एक नया लिविंग ऑर्गन को क्रिएट किया, तो दैट्स कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। और किसमें, स्पाइरल वगैरह, इट इज ग्रीनिश फिलामेंट्स में, और ये रिच होता है, इसको मछलियां खाते हैं लेक में या पॉन्ड में, किस लिए, उनको प्रोटीन मिलता है। ठीक है बेटा, आगे जाएगा। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब किसमें, प्लानेरिया में रिजनरेशन। अभी तो था फ्रैगमेंटस, अब देखो रिजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन लिटिल बिट डिफरेंट है। रिजनरेशन इन प्लानेरिया और लिखा होगा रिजनरेशन इन हाइड्रा। देखो बेटा ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया को क्या हुआ, एक पार्ट इसको डिवाइड हो गया। अब ये मिडल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, ये नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, ये ऊपर वाला। अब ये देखो इसने क्या लिया, इसने एक और ले लिया, इसने एक और ले लिया, इसने एक और ले लिया। गो अब जब मीनस किए वहां पे एक फ्रैगमेंट जरूरी होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियस है, तो वो आपको दिया। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी पार्ट रिजेनेरेट होकर एक नया ऑर्गन बना रहा है। वो इन दिस डिफरेंशियल ऑर्गन इज कट इनटू मेनी पीस एंड दे ग्रो इनटू सेपरेट इन हाइड्रा प्लानेरिया। During regeneration, some particular cells coagulate to form a cell mass. From this different cell undergo development to form various cell types. अब देखो regeneration is not the same as reproduction. Regeneration same नहीं है reproduction. Since most organs do not normally depend on regeneration for reproduction. Also, many organs use this only to regenerate lost parts. Reproduction, regeneration same नहीं होते हैं reproduction. वो reproduce करते हैं, लेकिन सारे organ इसी चीज पे dependent नहीं होते हैं कि हम reproduction करें। और मैनी ऑर्गन जो है वो रिजेनरेशन को किसलिए यूज करते हैं, उनका लास्ट बॉडी पार्ट जब खत्म हो जाएगा वो इसको रिजेनरेट करते हैं। फॉर लिजार्ड का अगर टेल काट दिया गया वो टेल को रिजेनरेट करेंगे, तो उस वक्त वो रिप्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब ये बताएंगे रिजेनरेशन इज नॉट ए रिप्रोडक्शन, रिजेनरेशन इज नॉट ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो रिजेनरेशन सम ऑर्गन यूज रिजेनरेशन फॉर रिप्रोडक्शन, बट मोस्टली रिजेनरेशन इज यूज्ड to regenerate their lost body parts. अब देखो प्लानेरिया में जितने भी हैं पार्ट्स, उन्होंने एक नया ऑर्गन ले लिया, उसी को कहते हैं हम रिजेनरेशन। अब देखो हाइड्रा में बर्ड्स हो जाते हैं। देखो बर्ड्स, ऊपर वाले बर्ड्स 2 3 4,
वो हाइड्रा क्या देखा है, ये बडिंग दिखा रहा है। बडिंग का मतलब है यहाँ पे इसको एक बर्ड निकल गया। अब ये दिखा रहा है दो, बडिंग भी दिखा रहा है और हाइड्रा दिखा रहा है, बडिंग भी रीजन को देखो, इसको ये कट हो गया, फिर ये देखो ये ऊपर बन गया, ये ऊपर बन गया, ये ऊपर बडिंग। अगर आपसे कोई बताएगा रीजन किस में, आप बोलोगे सर प्लेन एरिया में। आपको बोले कोई रीजन किस में, आप बोलेंगे सर हाइड्रा में। आपको कोई बताएगा बडिंग किस में होगे, आप बोलोगे सर बडिंग इज जनरली प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाउ, हाइड्रा जो है बेटा, हाइड्रा अपनी ही बॉडी के यहाँ पे थोड़े थोड़े बर्ड्स निकलते हैं, यहाँ पे बर्ड्स निकलते हैं छोटे छोटे। वो बर्ड्स जो है बेटा, वो बर्ड्स इन द मैच्योर टाइम डिटेच होके एक नया ऑर्गन बना। देखो वो तो मैंने लिखा होगा है बड़ी, देखो बड़ी in is a new organ is developed from a small part of the body part, yeast hydra example member। ये देखो यीस्ट की बात करें, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है यहाँ, अब ये तो छोटा सा बढ़ गया। अब देखो ये तो हमारे पास यीस्ट था, अब ये इसका छोटा सा बर्ड निकल गया, अब ये डिटेच होकर एक नया क्या बनाएगा, एक नया लिविंग ऑर्गन बनाएगा। किसने बनाया? और अब देखो अगर आपको बोलेगा यीस्ट में, आपको कोई बताएगा यीस्ट में क्या होता है, आप बोलोगे सर बड़ी, हाइड्रा में बड़ी, रिजनरेशन में तो प्लान एरिया, और किसमें होता है हाइड्रा। अब देखो हाइड्रा, इसका छोटा सा वो बर्ड निकल गया, एक नया लिविंग ऑर्गन बन गया बर्ड से। बर्ड का मतलब स्मॉल, देखो आप फ्लावर को जब निकलता है ना वो बर्ड फ्रूट के लिए, वो तो बड़ी क्या है, मतलब एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स ही देखो। हाँ, ये बनाता है नया ऑर्गन और ये बनाता है कब, जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर से पहले नहीं। तो देखो अब बड़े की यीस्ट आप कैसे आप घर में भी बता सकते हैं। dissolve about 10 ग्राम शुगर in 100 ml of water। 100 ml of water में आप क्या करोगे, शुगर डालोगे। टेक 20 ml of this solution in a test tube and add some yeast grain। yeast grains आपको बाजार में मिलते हैं। put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it for 1 hour in a water। आप काम कीजिए बेटा, इससे आप फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन में यीस्ट जो है ना वो कम डालने पड़ते हैं, लेकिन उसका शुगर भी डालते हैं, अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 ग्राम में आप काम कीजिए, आप 100 ग्राम डालिए, सॉरी 10 ग्राम ऑफ शुगर डालिए 100 ग्राम वाटर में। इसके बाद क्या कीजिए, टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ओनली 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, और इसको यीस्ट ग्रेन्यूल्स डालिए। यीस्ट ग्रेन्यूल्स के बाद आप उसको कॉटन लगाइए। क्या लगाइए? कॉटन। जब आप कॉटन लगाओगे इसके बाद उसको एक गर्म जगह पे रखो। Put a drop of yeast culture from the test tube on the slide and cover with the cover slip। we see yeast by forming buds। अब देखो ये हम करेंगे एक्टिविटी। हम यीस्ट अगर यहाँ पे मिले, यीस्ट को हम लाएंगे, 20 ml ऑफ शुगर लाओगे, वाटर 100 ml में डालोगे, फिर 1 घंटे इसको यीस्ट ग्रेन्यूल डाले, फिर माइक्रोस्कोप में देखो आपको ये ग्रेन्यूल मिलेंगे। इस ग्रेन्यूल से आपको पता चला यीस्ट इज जनरली फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंड हाइड्रा इज आल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बॉडी। आगे जाएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा है बस। देखो अभी यही बता रहा है बडिंग, और ये पेरेंट वन है बडिंग इन यीस्ट न्यूक्लियस से, ये टेंटिकल्स से, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। और ये देखो इसको बर्ड निकल गया, ये टेंटिकल्स इसमें होते हैं जिसके लिए फॉर इंगल्फ द फूड, और प्रोटेक्शन भी देते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देखो बर्ड निकल गए ना, एक बर्ड छोटा सा, फिर छोटा, फिर अब ये डिटेच हो गए, न्यू और पेरेंट सेल। देखो ये न्यूक्लियस बड़ा बर्ड, और ये तो है यीस्ट में, ये तो है क्या, वही तो देखो और सच हाइड्रा यूज रिजनरेशन सेल्स, ये रिजनरेट करते हैं। In hydra, bud develops an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site। Bud develops the tiny individuals and when fully mature detach। मैंने बताया detach, ये तो वही है, ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम vegetative propagation की बात करें। Vegetative propagation means in this, देखो vegetative propagation means when the parts of the plant develop into new individuals या new plants। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अभी होगा ब्रायोफिलियम होगा, है ना, स्वीट पोटैटो होगा, ओनियन की बात करें, ग्रेपवाइन की बात करें, हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स शो रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। एग्जांपल, रूट्स की वजह से भी होता है, लीफ की वजह से भी होता है, बल्ब की वजह से भी होता है, ब्रांच की वजह से भी होता है, और ग्राफ्टिंग को छोड़ो यहाँ पे। तो वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स से व्हेन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस
into new individuals. That we call vegetative propagation. Vegetative का मतलब body parts propagation means to propagate, to give new ones. मतलब एक यहाँ पे अगर 10 प्लांट्स है, इनको प्रोपगेट 100 बनाइए, लेकिन किसकी वजह से? उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से. अब देखो, इन दिस प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू पार्ट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए. एडवांटेज यूजिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, जो मैंने बताया, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का मतलब एक प्लांट है बेटा ऐसा, इसको ये एक प्लांट है, this plant gives 10 kgs of sugar for example, and another gives the 12 kgs of sugar but takes large amount of water. वो 12 kg वाला जो प्लांट है वो 12 kg देता है शक्कर, लेकिन उसको 13 kg वाटर चाहिए रहने के लिए, और जो ये इसको 3 kg रहने के लिए चाहिए, लेकिन उसको अब क्या है, वो 6 kg शुगर है. उसका वो डिजायर्ड क्वालिटी जो 12 kg का जीन वो निकाल लिए, और इसका जो 3 kg निकालिए, ग्राफ्ट में लगाइए, आपको न्यू प्लांट बन जाएगा. दीज आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. उन्हीं को हम बताते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. मींस कि एक प्लांट से एक जीन लाना, दूसरे प्लांट से दूसरा जीन लाना, एक डिजायर्ड प्लांट बनाना, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अगर एनिमल्स में किया जाए उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. और दो किस्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक. आजकल के टमाटर आते हैं बेटा, जो टमाटर का एक प्लांट था वो 2 kg देता है, लेकिन आजकल के जो हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड्स का मतलब क्या है? यही डिजायर्ड. आपने एक यहां से लाया, एक उनको हाइब्रिडाइज किया, उनको कंबाइन किया, एंड व्हेन यू कंबाइन दैट दिस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. और आजकल की दुनिया में बोले आपको कौन सा सीड लेना है, सिंपल लेना है या हाइब्रिड? बोले सर मुझे हाइब्रिड दीजिए. हाइब्रिड का मतलब इट हैव हाई डेंसिटी टू गिव द मच मोर यील्ड, और इसको वाटर कम चाहिए, इसको डिजीज से ये टॉलरेट होता है, इसको ज्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे काम करता है वो हाइब्रिड. और हाइब्रिड हैज अ नेचुरल कैपेसिटी. उसको आप नेचुरली कैपेसिटी बन गई, वो बीमार भी नहीं ज्यादा पड़ते, उसको डिजीज नहीं हो जाते. अब देखो हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बाय दिस मेथड कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोस फ्रूट्स फ्रॉम सीड्स. सीडलेस प्रोग्रेस कैन बी, फॉर एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, रोज, जस्ट एक्स्ट्रा. All plants are genetically similar to their parent. अब देखो seedless progenies can be, for example, अब seedless का मतलब हम seed की जरूरत नहीं पड़ेगी. No need of seeds, but still there is the growth of plant. part जो banana में होता है, orange में होता है, rose, jasmine. अब there is no need of seeds, still they give the plants, they give the production. वो this is the important. This vegetative progress is important. क्योंकि देखो ये bryophyllum leaf से कर रहा है, ये रूट से कर रहा है, ये बल्ब से कर रहा है, ठीक है. अभी देखिए बेटा, अब देखो ये तो सीडलेस है. अब शुगर कैन देखो, यूजिंग ग्रो इन प्लांट्स लाइक शुगर कैन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर. देखो ये शुगर कैन हम क्या कर रहे हैं, लेयरिंग में कर रहे हैं. अभी जो मैंने बताया रोज, इसमें लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कर रहे हैं. और ग्रेप्स, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग का मतलब, ग्राफ्टिंग अगर एक प्लांट होगा ना, 2 प्लांट्स होंगे, उनमें अच्छी क्वालिटी होगी, एक में अच्छी क्वालिटी होगी, दूसरे में दूसरी अच्छी क्वालिटी होगी. उन दोनों को कट वही डिजायर्ड क्वालिटी करके उस दूसरे में डालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है वो 10 kg, मतलब वही 10 kg शुगर देता है, और लेकिन वो पानी ज्यादा पीता है, उसका वो 10 kg वाला ना उस लाओ, लेकिन उस जो 6 kg देता है और पानी कम देता है उसमें डाल दो, तो ग्राफ्टिंग होगी, एक नया ऑर्गन बन गया, जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया. अब वेजिटेटिव क्रॉपिंग मतलब व्हेन द प्लांट्स ग्रो, they give the new plants by their roots, stems and leaves. This type of reproduction is called vegetative propagation. ठीक है बेटा, आगे देखो जो मैंने अभी बताया, ये क्या है? बर्ड की वजह से. देखो पोटैटो ट्यूबर है बर्ड्स. अब बर्ड्स की वजह से पोटैटो ट्यूबर, ये पोटैटो है, इसकी वजह से क्या प्रोपगेशन हो गई. अब देखो कट a potato into small pieces that are some pieces contain notch or bud and some do not. ये तो पता है, उसमें आफ्टर फ्यू डेज ऑफ पोटैटो को देखो कि बर्ड निकल जाएगा, वो नया बन जाएगा. ब्रायोफिल्म में क्या हो जाता है बेटा, ये देखो उसमें नॉच हो जाते हैं. इन ब्रायोफिल्म बर्ड्स आर प्रोड्यूस इन द नॉच अलोंग द लीफ बार ये यहाँ पे उनमें नॉच निकल के वो एक नया दे फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप न्यू. तो ब्रायोफिल्म रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीव्स. और ये जो हमारा पोटैटो है ट्यूबर है द बर्ड्स, पोटैटो ट्यूबर है द बर्ड्स, ये बर्ड्स निकल के आ गए ना, तो उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव क्रॉप. देखो आराम से बेटा कॉपी पे. अब देखो वेजिटेटिव क्रॉप मोनी प्लांट है. मोनी प्लांट में कैसे होता है, विद हेल्प ऑफ सेटम. ये है ना इसका सेटम, देखो ये सेटम से ये रूट्स निकलते हैं. इन मोनी प्लांट वेजिटेटिव क्रॉप ओकर्स थ्रू सेटम कटिंग विद एट लीस्ट 1 लीफ. अब देखो सेटम कट कैसे करोगे, ये मतलब आपका मोनी प्लांट है,
अब आप इसको कट करोगे, सेटम को कट करोगे। जब आप सेटम को कट करोगे ना, एक लीफ होना चाहिए फुट, फिर मिट्टी में डालो, आपको मनी प्लांट बने। इसका मतलब मनी प्लांट इज, we have easy method to grow the money plant inside our homes. सेम है ना बेटा, एक प्लांट लाए, एक बड़ा सा प्लांट है, उसको कट कीजिए कट कीजिए कट कीजिए। जब आपने कट किया, आपको रूट की जरूरत नहीं है, तो लेकिन एक लीफ जरूर होना चाहिए। If there is no leaf, there is no fruit. If there is no fruit, there is not growth of plant. वो money plant को, if you want to grow the money plant, you should have a one leaf. You should have a one leaf for the production. वो एक लीफ होना जरूरी है मोनी प्लांट को बढ़ाने के लिए। तो देखो आपके सिस्टम है, यहाँ पे ये सीधा दिखा रहा है ना, ये मोनी प्लांट है, इसको कट कर रहा हूं। जब आपने कट किया, देयर शुड बी वन लीफ फॉर प्रोडक्शन। इफ देयर इज नो लीफ, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द मोनी प्लांट। वो अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें रूट से होती है, सिस्टम से होती है, या आप अभी हमने बताया बड़स से होती है। बड़स किसमें हो गया? पोटैटो में। अब सिस्टम किसमें है? मोनी प्लांट में। और लीफ किससे होता है? ब्रायोफिलियम में। तो यह आप देखिए बेटा, आप घर में देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे राइटिंग लिखी है कि you drop a one money plant and cut down in the stem, but there should be one leaf for the pots and put down in वो यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको क्या कहते हैं सर? Pot. Put down in the pot having the soil. Put down small amount of water. After a few days, you will see that there is the growth of this money plant having much more leaves. That means if you need to grow the money plant inside your home, you should cut down the stem. After cutting down of the stem, but it should be cautioned that if you cut down the money plant, there should be one leaf for its photosynthesis purpose. ठीक है बेटा, आगे जाए बेटा। तो देखो, टिश्यू कल्चर जरूरी है, एंड आई हैव गिव द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग माय क्लास लेक्चर दैट टिश्यू कल्चर, पिछली में कहूंगा, इसको देख के बगैर हम ऐसे बता सकते हैं कि टिश्यू कल्चर हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस। फर्स्ट वन, दैट देयर शुड बी ए सेल्फ प्रोडक्शन, दैट कि आपको छोटी सेल होनी चाहिए प्लांट से। सेकंड थिंग, देयर मस्ट बी ए हाइजीनिक कंडीशंस है। थर्ड वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूट्रिएंट वैल्यू। न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर आपको नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल आप किसी you want to grow a plant in artificial manner, आपको क्या करना है? You brought a small root, stem, leaf of the plant and drop into the hygienic condition when there is no dirty, there is no pollution. After that, you should drop the nutrient value. What actually nutrient value? I just give the lecture inside the class that phytohormones, plant hormones, or whatever the plant needs for its production. That means three conditions is important for tissue culture. One is the part of the plant, one is hygienic manner, one is the nutrient value. वही कुछ लिखा होता, देखो बेटा। और वो कैलस बन जाता ना, कैलस मीन्स कि सेल का एक मास बन जाता। देखो बेटा, ये देखो, ये सारा क्या बता रहा? सेल का होना, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू होना, आगे आगे इसको डे हो गए। देखो चने की बात चल रही, चना लाओ, हाँ उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसका फाइटोहार्मोन है, 5 टाइप, दैट इज ऑक्सिन है, मैंने पढ़ाया, गैबरिन मैंने पढ़ाया, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। तो वो मैंने सारे पढ़ाए। किस लिए होता है? सेल डिवीजन के लिए होता है, सेल ग्रोथ के लिए होता है, डिफरेंशिएशन के लिए होता है, फ्रूट ग्रोथ के लिए होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये कहाँ जा रहा है, लास्ट में ये देखो ABCDE, ये क्या है? दिस इज ग्रोथ, ये ग्रोथ है। अब देखो, it is the method of growing tissues or cells from a plant in artificial medium. Cells are divided rapidly to form callus, small group of cells जो मैंने बताया। देखो, it is transferred to another medium containing hormones for growth, अभी बोला। Then the plantlets are placed in the soil. They grow into mature plants. Thus, many plants can be grown in disease-free conditions. This technique is commonly used for ornamental. Ornamental मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए ज्यादा यूज हो जाते हैं। आमतौर पे हम ये नहीं करते, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स, नर्सरी आप देखोगे बेटा, सिंपल एग्जांपल, जब आप फ्लावर बाजार से लाते हैं, छोटे छोटे फ्लावर, आप परेशान हो जाते, सर कैसे बन गया? दैट इज ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को कैसे आपने अब लाया? आपने सेल्स लाए, सेल्स डिवाइड हो गए, फिर उसको हार्मोन मटेरियल में डालिए, न्यूट्रिएंट वैल्यू। व्हेन यू पुट डाउन इनटू द न्यूट्रिएंट वैल्यू, इट गेट्स formed or differentiated into another, that's called callus. Callus is a group of cells. After that there is plantlets. Plantlets का मतलब छोटे छोटे plants आप बन गए, उसको ट्रांसफर करके आपको एक नया प्लांट बन गया। This whole is called tissue culture. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप कैसे कर सकते हो? टिश्यू कल्चर से भी कर सकते हो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। लास्ट एक स्लाइड है बस, that is important. This is the last
slide of this topic, that is spore formation. देखो बेटा, स्पोर फॉर्मेशन अगर हम ऐसे बताएंगे छोटी सी जबान में, इसको मत वहां पे मत देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, मैं क्या बता रहा हूं. अगर स्पोर फॉर्मेशन की सिंपल वर्ड हम कहेंगे, आपने एक ब्रेड रखी घर में, ब्रेड को आप काम कीजिए, ब्रेड लाइए, फ्रेश ब्रेड लाइए. अब आप उसको एक डायर में रखिए, लेकिन वहां पे आप क्या करिए, डायर को खुला रखिए, और ब्रेड को आप इसका जो पॉलीथीन है जो पैक, उसको भी काटिए. जब आपने काटा, गर्मी हो गई, गर्मी का मौसम होगा, तो आप after few days या few hours you will see a whitish granules on your bread. वो granules क्या है बेटा? वो तो आपके फंगे उस पे चढ़ गए ना, आपके फंगे चढ़ गए, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. सेकंड वन हम ऐसे बताएंगे, आपका एक फ्लावर है, फ्लावर पे होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसको बोलते हैं, जो होता है मेल गेमेट्स. उसको आप फूंक मारिए, वहां से एक सैंड लाइक, सैंड तो नहीं, सैंड तो बहुत हैवी होते हैं, लाइट चीजें निकलते हैं, पाउडर. ऐसे करो, वो पाउडर ऐसे. जब एक प्लांट अपने प्रोडक्शन करे, व्हेन द प्लांट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ न्यू इंडिविजुअल्स in the form of spores, in the form of little bit pores, we call that spore formation. देखो ये spore formation क्या लिखा, यहाँ पे एक राइजोपस है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे इसमें है स्पोर, जो मैंने बताया, ये स्पोर सब क्या गए, हवा से आके दूसरी जगह पे गए ना. जब दूसरे भी जगह पे गए, तो वहां पे स्पोर फॉर्मिंग हो गई, नया लिविंग ऑर्गन बन गया. देखो हम ऐसे पढ़ के देखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लाइक ब्रेड मोल्ड. अभी मैंने बोला ब्रेड मोल्ड, राइजोपस. Keep a slice of wet bread in a cool, moist and dark place. मैंने बोला observe it for a week. तो a layer of white mass of thread like silk is seen. The slice is the hyphae of rhizome. जो भी मैंने बोला, ब्रेड एक रखिए, अपने घर में रखिए, फिर आप छोटे 5-6 दिन के बाद, या मतलब डिपेंडिंग अपॉन रीजन टू रीजन, इट वेरीज टू रीजन टू रीजन. In Jammu and Kashmir, there is coldness and there is a little bit variation of these things. But if we see those places where there is much more heating, इंटेंसिव हीटिंग, मतलब सरो हीटिंग, वहां पे ये जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा. आपका ब्रेड आप लाइए, उस ब्रेड मोल्ड में क्या कीजिए, ये एक अलगी है, आपने आप इसको मॉइस्ट प्लेस में रखिए, जहां पे थोड़ी नमी है, ह्यूमिडिटी है. आफ्टर फ्यू डेज आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, हाइपी दिखेगा. यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये हाइपी दिखेगा. क्या दिखेगा? हाइपी. किसमें? उस ब्रेड पे. हाइपी इंक्लूड सम blobs on a stick, they are involved in reproduction. The bulbs spongia contain cell spores that can develop into new. वो सिंपल है. अगर आपके ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे व्हाइटिश चीजें दिख रहे हैं, उन व्हाइटिश वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो व्हाइटिश को बोलते हैं हाइपी ऑफ राइजोपस algae, और ये अपने रिप्रोडक्शन ऐसे ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वर. I think it is enough, but before we go to go offline, I request you people, if you are first time in Mathmakers, you please subscribe with the bell icon, as well my channel Javed Malik, as well as Ikhlaq Sar's channel, that is Mathmakers. Thank you. Wish you all the best.